डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यस, आज इस वीडियो से हम सेकेंड सेमेस्टर के जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सेक्शन है, क्या है, डीएससी 4 डीएससी 5 देख लीजिएगा, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप ऐसे समझिए कि ये एक एक ना कंटिन्यूएशन में वीडियो है जो मैंने पुराने सिलेबस के लिए अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंट्रोडक्शन निकाला था। मोस्ट पॉपुलर जो है वीडियो है, लाखों उसके व्यू हैं। उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें से कुछ पोर्शन मैंने लिया है, लेकिन ये जो सिलेबस आप लोगों का है, इसको इन्होंने थोड़ा सा ट्विक किया है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो फिर नए ढंग से बनाया है। इसमें खास फोकस है कि जो कंपैरेटिव मेथड है उस पर, ये एक मैंने पहले आपको बता दिया। सो लेट अस बिगिन अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नेचर एंड स्कोप पे चर्चा करेंगे, जो पिछले सिलेबस में भी था। वाई कंपेयर भी पिछले सिलेबस में था, लेकिन कंपैरेटिव मेथड इस बार जो है थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो जैसा मैंने कहा कि पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके मायने क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, फिर नेचर एंड स्कोप। नेचर मतलब कि किसी भी चीज का नेचर क्या होता है, ह्यूमन नेचर कैसा है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है, मतलब इसके फीचर्स कह लीजिए, वो नेचर हो जाता है। स्कोप मतलब उसका दायरा कितना है, किन किन विषयों को ये स्टडी करता है, कितने दूर तक स्टडी करता है, ये सारी चीजें स्कोप में आती हैं। और क्यों कंपेयर करना चाहिए, कि उसको ऐसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसको ऐसे सिंपल समझिए, क्यों हम कंपेयर करते हैं, पॉलिटिकल फिनोमेना को समझने के लिए कंपैरिजन क्यों जरूरी है। और फिर जो सबसे ज़्यादा टाइम शायद हम लोग देंगे कंपैरेटिव मेथड को समझने में, जो कि नया है, वो पुराने वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और फिर जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसको हम लोग हमेशा याद करते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। मीनिंग जो है वो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं। देखिए, ये है कि कैसे हम पॉलिटिकल फिनोमेना को समझते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, और कैसे उस पर हम थ्योरी बनाते हैं, थ्योराइज करते हैं। ये बाय कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमेना अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। यदि इंग्लिश में इसको पढ़ दे तो अंडरस्टैंडिंग एंड थ्योराइजिंग अबाउट द पॉलिटिकल, मतलब द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल नाउन हो गया, मतलब पॉलिटिकल फिनोमेना या पॉलिटिक्स, बाय कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमेना अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। मतलब इसका मुझे ये क्या कहना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीन के जो है इलेक्टोरल सिस्टम को कंपेयर करते हैं, और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि एक डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल सिस्टम किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो एक ये एक तरीका हो गया, ये स्पेस में कंपैरिजन हो गई, स्पेस में मतलब ज्योग्राफिकल। एक है कि टाइम में ही, जैसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि इंडिया में ही आजादी के बाद जो इलेक्शन की जो पैटर्न है या वोटिंग पैटर्न है, वो कैसे कैसे बदली है। 67 के पहले कैसे बदली, 67 से 80 तक कैसे, 80 से 2014 तक कैसे, और 2014 से अभी तक कैसे। तो डिफरेंट टाइम में स्लाइसेस ले लेते हैं किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना का, और उसको फिर कंपेयर करते हैं। तो या तो हम टाइम में कंपेयर कर सकते हैं या स्पेस में कर सकते हैं। किस चीज को कंपेयर करते हैं, पॉलिटिकल फिनोमेना को करते हैं। क्यों करते हैं, हम समझना चाहते हैं पॉलिटिकल फिनोमेना को या द पॉलिटिक्स को, और उसको थ्योराइज करना चाहते हैं, थ्योरी बिल्ड करना चाहते हैं। थ्योरी आपको पता है एक जनरलाइज प्रोपोजिशन होती है, जैसे न्यूटन्स लॉ, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट जो समय काल परिवेश सबके सीमा से परे सार्वभौम सत्य होता है, मतलब यूनिवर्सल एक ट्रूथ की तरह काम करता है, जो हर कॉन्टेक्स्ट में वैलिड होता है। ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट किसी भी नेचुरल या सोशल फिनोमेना के बारे में जब लिखा जाता है अंग्रेजी या हिंदी किसी लैंग्वेज में, तो उसको हम थ्योरी कहते हैं, जनरलाइज्ड प्रोपोजिशन विच इज वैलिड अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो हम थ्योराइज करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए कंपेयर करते हैं इन स्पेस एंड टाइम। Conscious and systematic use of comparison to study political units or cases with the purpose of identifying, analyzing, explaining differences and similarities, relationship and interconnections between them in respect of a particular political phenomenon। बहुत लंबा चौड़ा चीज है, लेकिन उसी को देखिए, बेसिकली ये कोर था, उसी को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम जो है कंपेयर करते हैं डिफरेंट केसेस को, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इलेक्टोरल सिस्टम, या मान लीजिए रिवॉल्यूशन इन चाइना, इन रसिया, इन फ्रांस, इस टाइप के कंपैरिजन टू आइडेंटिफाई करते हैं हम क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, इंटरकनेक्शंस क्या हैं, मान लीजिए 3 रिवॉल्यूशन जो मैंने अभी कहा, उसमें क्या इंटरकनेक्शंस हैं, क्या रिलेशंस हैं, और इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल फिनोमेना को।
अल्टीमेट एम क्या है, हम उसको समझना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और कभी कभी प्रेडिक्ट भी करना चाहते हैं कि आगे क्या ऐसा हो सकता है। और पॉलिटिकल फिनोमेना बार बार जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या क्या हम लोग इसमें स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल एक्टिविटी इवेंट, जैसे रिवॉल्यूशन हो गया, वोटिंग पैटर्न हो गई, पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्चुअली वोटिंग पैटर्न आते हैं, इलेक्शन प्रोसेस आते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस आते हैं। प्रोसेस मतलब जब जब कंडीशन चेंज हो रहा होता है, प्रोसेस इन बिटवीन। और जब एक इवेंट मतलब क्या होता है, एक कोई कंडीशन हो चुकी है, एक स्टार्ट कंडीशन, एक एंड कंडीशन, तो वो इवेंट होती है। और जो इन बिटवीन होता है, प्रोसेस होते हैं। एंड देन उसका जो आउटकम है, जो जो लेटेस्ट जो स्टेट है, तो ये इवेंट एक्टिविटी मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी इवेंट, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल आउटकम्स, इन्हीं को हम जो है स्टडी करते हैं। या और हम पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्टडी कर सकते हैं कि लिबर्टी का कैसा कॉन्सेप्ट रहा है, इक्वलिटी का क्या मामला रहा है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में या डिफरेंट कंट्रीज में, जस्टिस का क्या रहा है वो भी कर सकते हैं, पावर का क्या कॉन्सेप्शन चेंज हुआ है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल फिनोमेना में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज की भी स्टडी हो सकती है। देन यूनिट्स और केसेस फॉर कंपेरिजन में बी 2 और मोर कंट्री, ऑफ कोर्स 2 या 2 से अधिक कंट्री। जैसे अभी देखा हम लोग 3 कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ले सकते हैं। रीजन्स विथ वन कंट्री, रीजन विद इन वन कंट्री, मान लीजिए कि हम तेलंगाना को मराठवाड़ा से कंपेयर करें, या 4 स्टेट को कंपेरिजन करें, ये भी एक कंट्री में हो सकता है। और सम पॉलिटिकल यूनिट एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा ना, हिस्ट्री के स्लाइसेस में सेम पॉलिटिकल यूनिट को डिफरेंट टाइम्स में जो है हम देख सकते हैं कि फ्रांस जो है 3rd रिपब्लिक में कैसा था, 4th रिपब्लिक में कैसा, 5th, यूएसए जो है वो मान लीजिए 17 जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी 1770 के लास्ट में, वहां से लेके 100 साल कैसा था, बाद में कैसा था, रिपब्लिकन के टाइम में कैसा, डेमोक्रेट टाइम में कैसा। इस तरह से इंडिया में हम बांट सकते हैं कि कांग्रेस जो सिस्टम कहते हैं, कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम, फिर उसका कोलिशन एरा, और फिर बीजेपी एरा, इस टाइप से हम स्लाइसेस बांट सकते हैं। Comparative politics is distinguished from other discipline which also uses the comparative method. एक बात जान लीजिए कि सोशल साइंस में कई जो हैं, साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स, सब जो है वो कंपैरिजन का मेथड, क्योंकि टू कंपेयर इज ह्यूमन। हम कंपैरिजन से ही समझिए कि हम अपने वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे नेचुरल या सोशल फिनोमेना। कोई भी आदमी कंपैरिजन से नहीं बचा है। तो हर साइंस का जो मेथड है वो एक्चुअली कंपैरेटिव है समझने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो अपने सब्जेक्ट मैटर, उसका लैंग्वेज, उसकी पर्सपेक्टिव, और उसमें जो हम आइडियाज लेते हैं, जो फिनोमेना लेते हैं, उसके चलते ये डिस्टिंग्विश हो जाता है। ऑफ कोर्स एन इंटीग्रल पार्ट एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इसका मेजर सब फील्ड। यदि आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक तो आप देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, यही इसके मेजर सब फील्ड है 3। और पॉलिटिकल थ्योरी इसकी जान है। तो 4 यदि देखिए तो यही पॉलिटिकल साइंस है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसका मेन सब फील्ड है, जो कोर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब इसका यदि हम नेचर एंड फीचर देखें, नेचर फीचर को आप एक तरह से मान लीजिए, फीचर नेचर एक ही होता है लगभग। सो परहैप्स द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिनोमेना। ये तो मैंने कहा क्योंकि टू कंपेयर इज ह्यूमन, कंपेरिजन हमारा इसेंशियल एक नॉलेज को ग्रहण करने का सबसे जो ऑटोमेटिक या बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है, हम कंपेयर करते हैं। हमको कोई बोलेगा कि चूहा कैसे दिखता है, तो हम तुरंत बोलने लगेंगे चूहा जो है वो इस जानवर से वो छोटा होता है, वो गिलहरी के साइज का होता है, उसकी पूंछ ऐसे होती है, इसके जैसे होती है, एंड टाइप हम करने लगते हैं। बिल्ली जो है वो टाइगर का छोटा रूप दिखती है, लाइक दैट हम कंपेरिजन करते हैं ऑलवेज। सो इस तरह से नॉलेज लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिनोमेना। इन द बिगिनिंग, देखो शुरू में क्या था, यहाँ से थोड़ी सी एक स्पेसिफिक नॉलेज आप जान लीजिए कि जब 1950 के पहले तक माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यूरोसेंट्रिक था। ये ना सिंपली यूरोपियन जो थिंकर होते थे वो फॉरेन कंट्री स्टेट, जिसको फॉरेन कंट्री को अपने ही वेस्टर्न यूरोप के कंट्री को वो फॉरेन बोलते थे, उसके बारे में केवल वो स्टडी करते थे और कंपैरिजन करते थे। जैसे एरिस्टोटल के याद कीजिए, वही चलता रहा, मैकियावेली भी वही करते रहे, मॉन्टेस्क करते रहे। मॉन्टेस्क ने थोड़ी बहुत थर्ड वर्ल्ड कर लिया अभी। एंड देयर गवर्नमेंट, तो फॉरेन कंट्री स्टेट उसके गवर्नमेंट है, इट वाज कॉल्ड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो उसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहते थे। एरिस्टोटल ने क्या किया, 6 आइडियल टाइप में गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा, वो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थे। बाद में जो है 1950 के बाद वो काफ़ी जब डीकोलोनाइजेशन हुआ, पूरी दुनिया फैल गई, दुनिया का विस्तार हुआ, तो उसमें जो है फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री को शामिल किया गया, और दूसरे दूसरे पॉलिटिकल फिनोमेना, केवल स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि वोटिंग पैटर्न, पॉलिटिकल बिहेवियर, इलेक्टोरल सिस्टम, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, प्रोपेगेंडा एंड मेनी मेनी अदर काइंड ऑफ जो
इश्यूज हो सकते हैं, इवन क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल और एबोरिजिनल की समस्या, फेमिनिस्ट समस्या, ये सब को भी स्टडी के दौर में स्कोप में लाया गया। जो ट्रेडिशनल था इस दौर का जो था, जहाँ पे केवल फॉरेन कंट्री, स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन की कंपैरिजन की जाती थी, वहाँ पे ये जो है ना बहुत नॉर्मेटिव, फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल था। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो चले अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ये सब आगे करेंगे, लेकिन इस टाइप का था। मतलब कि ये एक तरह का प्रिस्क्रिप्टिव था, बहुत ज़्यादा जो है फिलोसॉफिकल, मतलब एकदम एब्स्ट्रैक्ट थॉट से, जिसको बोलते हैं आंख बंद किया और ऐसे सोच करके जो है, बहुत ज़्यादा इंपेरिकल नहीं था, डेटा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड एनालिटिकल फिलोसफी से काम चलता था, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल था, स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन, और हिस्टोरिकल ज़्यादा था। हिस्टोरिकल मतलब कि हिस्ट्री में कैसे हुआ है उसको एनालाइज करके प्रेजेंट को समझने की कोशिश थी। और इसका जो स्कोप था वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल था, जो कुछ भी मतलब एकदम लिखा हुआ है लीगल है, जो जो मतलब ऑब्वियस, जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, उसकी स्टडी थी। मतलब गवर्नमेंट एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है कि पब्लिक ओपिनियन कैसे बनती है, और कैसे जो है सोशल मूवमेंट होता है, कैसे लोग स्पॉन्टेनियस जो है निकल आते हैं सड़कों पर, ये सब चीज़ों का उसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसके उल्टे जो मॉडर्न अप्रोच है वो ज़्यादा एनालिटिकल हो गया, इंपेरिकल हो गया, क्योंकि तब तक बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आ गया था, फैक्ट बेस्ड हो गया, फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन। अब वो साइंटिफिक होने लगा कि जो जो रिसर्च है ना वो साइंटिफिक होना। साइंटिफिक का मतलब यहाँ पे ये है कि डेटा एंड ऑब्जर्वेशन पे आधारित होना चाहिए, और उसको जिस तरह से हम साइंस में एक थ्योरी को लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को थ्योरी बिल्डिंग के पहले, उस तरह से यहाँ पे भी टेस्टेबल होना चाहिए, ये होने लगे। आप कार्ल पॉपर का आगे जाके पढ़ेंगे, उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो थ्योरी है वो साइंटिफिक है ही नहीं जब तक उसको फॉल्सिफाई नहीं किया जा सके, उसको फॉल्सिफिकेशन थ्योरी बोलते हैं। तो वो कब किया जाएगा फॉल्सिफाई? जब आप उसको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करोगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे, तो उस टाइप की बातें होने लगी। ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटेटिव हो गया, डेटा, स्टैटिस्टिक्स एंड रिग्रेशन एनालिसिस एंड ऑल। और इसका स्कोप जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नॉन फॉर्मल जो पॉलिटिकल फिनोमेना है, लाइक नॉन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर, informal process of politics like political parties, interest group, elections. Political party तो खैर फॉर्मल है, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप, इलेक्शंस, वोटिंग बिहेवियर, पावर, और पॉलिटिक्स जैसे कि फैमिली में पॉलिटिक्स, जो सोसाइटी में पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स, ये सब भी इसके दायरे में जो है कई बार लाने की कोशिश की है इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैटर करने लगा। अब ये नहीं है कि आपको हम एक जनरलाइज थ्योरी दे देंगे जो हर कॉन्टेक्स्ट में वैलिड होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल फिनोमेना को पढ़ना और नॉन यूरोपियन कंट्री को भी शामिल करना। तो जैसा मैंने कहा कि यूरोसेंट्रिसिज्म जो है ना, यूरोसेंट्रिज्म कह लीजिए, मतलब कि यूरोप को ही दुनिया मान करके जो कंपैरिजन की जाती और सबको डेविएंट माना जाता था कि थर्ड वर्ल्ड जो है वो तो अलग है, और वो अलग है तो इसका मतलब वो नीचे है, ये नहीं कि अलग है मतलब हमसे वो पिछड़ा है। तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने की, और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भी उसने गले लगाया। ऑफ कोर्स उसमें यूरोसेंट्रिज्म अभी भी है, और उसने स्मॉल पॉलिटिकल कम्युनिटी, एबोरिजिनल जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, इसको सब अल्टर्न कहते हैं, जैसे गरीब, गुरबा, पिछड़े, दबे कुचले, उनकी भी पॉलिटिकल जो थॉट है, फिनोमेना है, उसको भी अपने कंपैरिजन के दायरे में लाया, और डाइवर्स पॉलिटिकल फिनोमेना जैसा मैंने कहा उसको भी स्टडी करने लगा। तो एक जो पूरा डिवाइड है कि 1950 के पहले कैसा, 1950 के बाद कैसा, वो आगे मैंने एक स्लाइड में दिखाया भी। 1950 के पहले कैसा, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। मतलब एक डिवाइड जो है ना, कैसे नेचर एंड स्कोप बदली है 1950 के पहले, 1950 के बाद, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब इस स्लाइड में मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बेसिकली देखिए ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है, ये रिसर्च का मेथड है, मतलब कि थ्योरी बिल्डिंग में हेल्प होता है। और वो भी किस टाइप की थ्योरी, जिसको कि थोड़ा साइंटिफिक कहा जा सकता है, इसलिए इसको पॉलिटिकल साइंस कहा गया। ऐसी पॉलिटिकल की थ्योरी, जैसे एलमंड ने पॉलिटिकल कल्चर की थ्योरी दी, तो सिस्टम अप्रोच दिया ईस्टर्न ने, उस टाइप की जो है कम्युनिकेशन थ्योरी दिया कार्ल ड्यूस ने। तो ये सब जो है उस थ्योरी बिल्डिंग में कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव अप्रोच जो है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप थ्योरी बिल्डिंग में हेल्प करता है। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल यूनिट चुनते हैं फॉर कंपैरिजन। मान लीजिए कि वो यूनिट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों कंट्री में जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो वोटिंग पैटर्न को कैसे अफेक्ट करता है। मतलब क्या जो रिच हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं कि जो मिडिल क्लास है, गरीब। मान लीजिए ये एक है, तो हमने 3 यूनिट चुन लिया। फिर हम एक हाइपोथेसिस एक फॉर्मुलेट करते हैं लगभग कि इकोनॉमिक स्टेटस जितना हाई होगा उतना ही लोग
ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। मान लीजिए हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, अब है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। हर कंट्री में हम लेते हैं कि हर चुनाव में जो जिन लोगों ने वोटिंग किया उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, ये एक डेटा लेते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं, लोगों से ओपिनियन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। फिर ये जो डेटा मिलता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, कंपेयर करते हैं तीनों कंट्री अक्रॉस, और फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, क्या ऐसा लगता है डेटा से कि नहीं, अरे ये तो गलत हो गया। मतलब यहाँ दिख रहा है कि जो मिडिल क्लास हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, रिच कम करते हैं, और फिर उसके बाद जो है गरीब लोग करते हैं, या हो सकता है गरीब लोग सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं। इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, और फिर जनरलाइज करते हैं और एक थ्योरी बनाते हैं कि नहीं, ऐसा है कि इन तीन कंट्री में यदि देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टेटस डज नॉट मैटर इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डज मैटर इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और प्रिडिक्ट भी करते हैं। प्रिडिक्ट ये कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक लंबा ट्रेंड एनालिसिस लिया कि 1950 के पहले इन तीनों कंट्री में जो रिच थे या मिडिल क्लास ज़्यादा वोट करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो लोग कम करने लगे हैं और गरीब लोग ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी गांव देहात में लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे और टाइम आएगा वैसे वैसे पार्टिसिपेशन जो है गरीब लोगों का रूरल एरिया में बढ़ेगा या औरतों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इस तरह की प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको बताया ये एक रिसर्च मेथड है जिसमें कि कंपैरेटिव मेथड यूज होता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसेंशियली थ्योरी बिल्डिंग के लिए यूज होता है और कंपैरिजन एक मेथड के तौर पे यूज होता है। यही मैं आपको बताना चाहता कि एक डिवाइडिंग लाइन है 1950 की, उसके पहले ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसके बाद जो है मॉडर्न अप्रोच जैसा हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो ये शुरू से लेके और 19वीं सेंचुरी तक लगभग ऐसा रहा। जो इसकी पॉलिटिकल यूनिट जो है वो फॉरेन कंट्री था, लेकिन वो भी बहुत सिमटा हुआ यूरोप का। इसका सब्जेक्ट जो है वो फॉर्मल था, गवर्नमेंट या स्टेट और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे लेजिस्लेचर, जुडिशरी या आर्मी, पुलिस, वो मतलब एकदम फॉर्मल स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस। और जो ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री तक इसका स्कोप लिमिटेड था, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन था। पोस्ट 1950 में बिहेवियरल रिवोल्यूशन आ गया, बहुत सारे न्यू जो पॉलिटिकल फिनोमेना लाइक पॉलिटिकल बिहेवियर, वोटिंग पैटर्न, पब्लिक ओपिनियन, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड उसके रिलेशन, इलेक्ट्रल सिस्टम से उसके रिलेशन, ये सब सारी चीज़ें आ गई। तो इसके बाद जो है पॉलिटिकल यूनिट केसेस, थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी उसमें आने लगे, पूरे स्मॉल भी यूनिट्स, पॉलिटिकल यूनिट आने लगे, एबोरिजिनल्स आने लगे, सबल्टन आने लगे, और सब्जेक्ट भी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रोसेस एंड पावर, बहुत सारे नीचे तक चले गए। जो मैंने आपको बताया काफ़ी हिडन जो पॉलिटिकल फिनोमेना है उन सबको भी देखने की कोशिश की जाने लगी। और यहाँ पे जो है डाइवर्स पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ को भी इसमें शामिल किया गया स्कोप में। और जो इसका सब्जेक्ट मैटर था वो नॉन स्टेट एक्टर्स, सिविल सोसाइटी, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरीके से जो मेथड भी था, जो कंपेरिजन का, ये यहाँ ट्रेडिशनल मेथड था, मतलब कि नॉर्मेटिव, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल। और यहाँ पे जो है मॉडर्न में आ गया लाइक पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड स्टैटिस्टिकल एंड मेनी अदर, इवन गेम थ्योरी एंड अदर्स, ये सब भी। मतलब तो एक पूरा डिवाइड है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, पहले बाद में, नेचर, स्कोप सब बदल गया, और ये आगे आप काफी पढ़ेंगे। अब ये जो है ना एग्जाम में आपका पहला तो है कि मीनिंग, नेचर, स्कोप हो गया। सेकंड कि क्यों कंपेयर करते हैं हम, चूंकि आपके सिलेबस में एकदम स्पेसिफिक दिया हुआ है। और इसका मायने जैसा मैंने बताया, इसका मतलब है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसको इस तरह से पैराफ्रेज भी किया जा सकता है। पहला तो ये है कि टू कंपेयर इज ह्यूमन, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, कंपैरिजन हमारे में नेचुरल आता है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, तो हम कंपैरिजन से ही जानते हैं, सबसे पहला कंपैरिजन। और यहां मैं आपको बता दूं कि कंपैरिजन इतना इंटीग्रल है कि उसके बगैर कोई भी नॉलेज जो है वो आप ले ही नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि ये आदमी रिच है, तो इसका मतलब इनहेरेंटली हम कंपेयर करते हैं किसी उन लोगों से जो कि कम रिच है या पुअर है, तभी कोई रिच है। जब हम कहते हैं कि ये अंधेरा है या ब्लैक है, तो हम कहीं ना कहीं उजाला या नाइट या उजाला या दिन के बारे में जो है हम सोचते हैं, तभी रात या ब्लैक के बारे में हम सोचते हैं। जब भी हम कहते हैं कोई आदमी टॉल है, तो हम जरूर कंपेयर कर रहे होते हैं किसी से कि वो जो है छोटा। अदरवाइज आप सोचिए कि यदि कोई कंपैरिजन ना हो तो किसी भी वर्ड का, किसी भी कॉन्सेप्ट का कोई मायने ही नहीं है। आप ये समझिए, यही चीज डेरिडा ने कहा कि किसी लैंग्वेज में किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं जब तक कि हम उसको उसी लैंग्वेज के किसी दूसरे वर्ड से कंपेरिजन ना करें। तो ये कंपैरिजन जो है ना, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनालाइजिंग एनी सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमेना है। मतलब थिंकिंग विद कंपैरिजन, ये हमें नेचुरली आता है, हमारे ब्रेन में ये मैप्ड है, तो इसलिए हम कंपेयर करते हैं। पहला तो ये है। देन ये है दूसरा कारण जो इसका है कि यदि हम कंपेयर करके थ्योरी बनाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसको ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है जो फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, डेटा पे बेस्ड है, हवा में नहीं है, ग्राउंडेड थ्योरी है, मतलब साइंटिफिक रीगर के साथ है।
इसको हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस जब कंपैरिजन से करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने साइंटिफिक वे में किया, लेबोरेटरी टाइप का किया। इससे हम कॉजल कनेक्शन निकाल सकते हैं कि ये होगा तो ये होगा, मतलब इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा तो वोटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लाइक इस तरह से हम कह सकते हैं। एज के साथ कैसे वोटिंग पैटर्न चेंज करता है, लाइक दैट। और इससे जो हम जो जनरलाइजेशन करते हैं, जो थ्योरी मेकिंग करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टेबल होती है और वो साइंटिफिक होती है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा है कि केवल हम कंपैरिजन से ना सिमिलरिटी डिफरेंस या कंपेयर कंट्रास्ट नहीं करते हैं। मेन पर्पस होता है कि जिन फिनोमेना को या जिन यूनिट्स को, कॉन्सेप्चुअल यूनिट को हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप है और क्या इंटरकनेक्शन है, उसको यदि हम खोज लेते हैं तब समझिए कि हम एक्चुअल कंपैरेटिव मेथड को यूज कर रहे हैं। और उससे समझिए कितनी, जैसे यदि हम ये रिलेशन निकाल पाए कि चाइना, फ्रांस और रसिया के रिवॉल्यूशन में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनका जो सोशल बैकग्राउंड तीनों कंट्री का था वो कैसे उससे रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरकनेक्शन, क्या तीनों में कोई इंटरकनेक्शन है, तो वो रियल मतलब मेन है, हमारा पर्पस होना चाहिए। देन कंपैरेटिव मेथड ऑफर्स ए बेस्ट मीन टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च, जो मैं बार बार कह रहा हूं, और ये सबसे बड़ा कारण है कंपेयर करने का, क्योंकि कंपैरेटिव मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसको साइंटिफिक माना जाता है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन है लेबोरेटरी टेस्टिंग का साइंस में। ऑफ कोर्स साइंस जैसी, नेचुरल साइंस जैसी आप ह्यूमन के कंडक्ट, बिहेवियर को जो है आप साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर फिकल होता है, चेंज होता है, वो कोई मैटर सब्सटेंस ऐसा नहीं होता है जो कि अनचेंज रहेगा। यहाँ वेरिएबल इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिव मेथड जो है, लगभग जो बेस्ट आपके पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उसको साइंटिफिक बनाने का, रिसर्च को कंपैरेटिव मेथड है। इसके थ्रू आप वेरिएबल जनरेट करते हैं, कुछ वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, रिग्रेस और जनरलाइज प्रोपोजिशन या थ्योरी बनाते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ना आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करना सिखाता है। ये बहुत बड़ी एक कला है नॉलेज की। जैसे मान लीजिए कि यदि, जैसे अभी आप देखिए कि इजराइल में आप देखिए कि अभी वहां पे एक तरह से सिविल वॉर जैसा हो गया, जब गवर्नमेंट ने वहां के जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की। इससे कई जगह जो है, कई कंट्री में इससे एक तरह से लेसन लिया जाएगा कि इस तरह से डेमोक्रेसी में ना जुडिशरी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने से क्या कहीं पब्लिक में कोई अनरेस्ट भी हो सकता है। इस टाइप की जो लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, यदि चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या रसिया उसे लर्न कर सकता है, या मान लीजिए जिस तरह से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यदि हम कंपेयर करें तो क्या ताइवान को ज़्यादा खतरा हो जाता है कि चाइना उसके ऊपर अटैक कर देगा। इस टाइप की जो दूसरे के एक्सपीरियंस से जो लर्न करना होता है वो भी कंपेरिजन के थ्रू ही हम करते हैं। इन सम हम कंपेयर करते हैं, पहला कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब कि कोई पॉलिटिकल फिनोमेना को यदि सीधे हम डिस्क्राइब भी कर रहे हैं ना, तो हम उसके उसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब करते हैं। ये पहला कंपेरिजन का है, मतलब हम ये मानते हैं कि ये अलग है। हम जब रशियन रिवॉल्यूशन को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक कंपैरिजन के साथ करते हैं कि ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन से कितना अलग है, इसलिए वो कॉन्टेक्चुअल है। दूसरा, हम उसको क्लासिफाई, कैटेगराइजेशन के लिए करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी बिल्डिंग के लिए। तीसरा, हम साइंटिफिक हाइपोटेस्टिंग के लिए करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक थ्योरी बिल्डिंग के लिए करते हैं। और चौथा, हम प्रिडिक्शन के लिए करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो करते हैं लेकिन प्रेडिक्टिव भी थ्योरी को बनाते हैं। ये सब पर्पस है कंपेयर करने का। इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा करके आप लिख देंगे तो आपको एग्जाम में लिखा जाए कि व्हाई डू वी कंपेयर। अब हम लोग जो फाइनल इसमें फेज में जा रहे हैं, जहां पे कि हम मेथड, कंपैरेटिव मेथड की चर्चा करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किन किन मेथड से हम कंपैरिजन करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो है इन तीनों का देखिए, पॉलिटिकल साइंस में डियर स्टूडेंट बहुत डिफिकल्टी होती है, किसी भी सोशल साइंस में, कि किसी वर्ड का क्या मायने क्या होता है। ऐसे आप डिक्शनरी में देखेंगे ऑक्सफोर्ड में मेथड, तो वो उससे नहीं मतलब है। पॉलिटिकल साइंस में इसके मायने बहुत अलग होते हैं। अप्रोच, टेक्निक, मॉडल, कॉन्सेप्ट, आइडियाज, इन सब के मीनिंग बहुत अलग होते हैं। यहाँ पे चूंकि इन सबको हमको यूज करना, चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं मेथड क्या है। मेथड जैसे जनरल कहेंगे तो हम खाना बनाने का मेथड क्या है, कुत्ते को पालने का मेथड क्या है, लाइक दैट। मेथड, हर चीज़ का जो है एक मेथड होती है, मतलब तरीका जिससे कि आप वो काम को एकम्प्लिश करते हैं। कुछ आइडिया होता है, कुछ डेटा ऑब्जर्वेशन होता है, दोनों को मिला के आप अपना काम करते हैं। बट पॉलिटिकल साइंस में इट इज द मीन्स बाय विच ए थ्योरी इज डिराइव्ड एंड टेस्टेड। किस तरीके से हम एक थ्योरी को डिराइव करते हैं, टेस्ट करते हैं, कैसे हम जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं,
कैसे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं और टेस्ट करते हैं, और कैसे हम सबस्टेंटिव कंक्लूजन में पहुंच के थ्योरी बिल्ड करते हैं, ये सारे को पॉलिटिकल साइंस में मेथड कहते हैं। तरीका किसी पॉलिटिकल फिनोमेना को समझने का, डेटा कलेक्ट करने का, कॉन्सेप्ट आइडिया को उस डेटा से अटैच करके उससे जनरलाइज स्टेटमेंट बना करके और उससे कुछ एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी बनाना और समझना, ये जो है मेथड है, मेथड तरीका। सो इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है, आइडियाज, थॉट, नोशन, उसको कैसे डेटा से हम अटैच करके हम पॉलिटिकल फिनोमेना को समझते हैं, दिस इज मेथड। टेक्निक जो है वो वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा है। मान लीजिए हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कोई इंटरव्यू से करेगा, कोई क्वेश्चनर से करेगा, कोई सर्वे से करेगा, तो दैट इज अ टेक्निक। कोई ईमेल भेज के करेगा, दैट इज टेक्निक। तो मेथड टेक्निक आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्वे इज ए रिसर्च मेथड, मतलब एक सर्वे जो है वो एक तरीका है, मेथड है रिसर्च करने का, जबकि क्वेश्चनर जो है उसी में टेक्निक है। समझिए इसको, टू कलेक्ट डेटा विद इन दैट मेथड। तो मेथड और टेक्निक दोनों जुड़े हुए हैं। टेक्निक केवल वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा है, जबकि मेथड जो है वो कॉन्सेप्ट को डेटा से अटैच करने का है, एक तरीका है जिससे कि हम रिसर्च कर सकते हैं या किसी फिनोमेना को स्टडी करके समझ सकते हैं। अप्रोच भी बहुत जगह आप देखेंगे, जैसे कंपैरेटिव अप्रोच भी कहा जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक अप्रोच भी है। अप्रोच मेथड से थोड़ा ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा आप कह लीजिए वेग हो जाता है। मेथड एकदम सीधा नट एंड बोल्ट है कि सब्जी कैसे बनाना है, मेथड है। लेकिन अप्रोच जो है ए वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशन और प्रॉब्लम, एक तरीका है किसी प्रॉब्लम से आप कैसे डील करते हैं। एक तरह का पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और लेंस है। जैसे हम जेंडर लेंस से देखते हैं तो कुछ अलग दिखेगा, क्लास लेंस से दिखेंगे तो अलग दिखेगा। तो एक लेंस है, लिबरल लेंस से दिखेंगे अलग दिखेगा, यदि हम कंजर्वेटिव लेंस से देखेंगे तो अलग दिखेगा। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेंस है, पर्सपेक्टिव है, थ्रू विच रियलिटी इज ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टूड। कभी भी हम न्यूट्रल होकर नहीं देख पाते, हमारा एक अपना नजरिया होता है देखने का, वो अप्रोच है। इट कंसिस्ट ऑफ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग प्रॉब्लम्स एंड रिलेवेंट डेटा। मतलब प्रॉब्लम हमको दिखेगा ही तब जबकि हम एक पर्टिकुलर अप्रोच अपनाएंगे, नहीं तो हमको दिखेगा ही नहीं प्रॉब्लम। और फिर हम कैसे जो है डेटा कलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे उस डेटा जो कलेक्ट करेंगे, उसको कैसे डेवलप करेंगे टूल्स को, डेटा को एक क्लासिफाई कैटेगराइज करके और उसको स्टडी करने या कंपेरिजन करने को। तो ये सब अप्रोचेज है। कहीं कहीं सुन के आपको लगेगा कि मेथड टाइप का, लेकिन ये मेथड से थोड़ा वेग हो जाता है, ऊपर चला जाता है। इन सम, while method provide a systematic framework for conducting research, गौर से देखिए, methods provide a systematic framework for conducting research. Technique are specific tools used within those methods to collect or analyze data, and approaches provide a broader theoretical perspective. थोड़ा ऊपर चला गया, इसको रट भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब हम लोग अपने लास्ट फेज में इस वीडियो के पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज में, जहां पे एक्चुअल हम कंपैरेटिव मेथड जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूज हो रही है उसको 3 स्लाइड में देखेंगे। इस स्लाइड में आप केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो फोकस ग्रुप स्टडी होती है, मतलब स्मॉल केसेस को लेके, मल्टीपल केसेस लेकिन स्मॉल केसेस लेके करते हैं, फिर हिस्टोरिकल मेथड, और फिर जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कहा था मोस्ट डिफरेंट सिस्टम, मोस्ट सिमिलर सिस्टम, वो एक जनरल कंपेरिजन की मेथड है, उसको भी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। जो सबसे शुरुआत जो होती है वो केस स्टडी से होती है। और केस स्टडी आप इतना जानते हैं, अभी तक आपने जरूर किया होगा, आपने स्कूल में भी केस स्टडी किया होगा। कोई भी मान लीजिए कि आप एक बगीचा ले लेते हैं, उसमें कैसे जो है पौधे बड़े होते हैं उसका भी केस स्टडी कर सकते हैं बॉटनी में, एंड लाइक दैट। तो केस स्टडी जो है वो ऐसे देखा जाए तो क्या है, एक केस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो कंपैरिजन तो हुआ नहीं, तो सुन के लगेगा कि ये तो कंपैरिजन नहीं है, इसको कॉन्फ़िगरेटिव मेथड भी कहा जाता है। लेकिन मतलब ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, उसका एनालाइज करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग ए सिंगल कंट्री और रीजन इन डेप्थ, और सिंगल फिनोमेना इन डेप्थ, एग्जामिनिंग इट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस एंड आउटकम। तो एक यूनिट हम लेते हैं, उसको हम मतलब सीधा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया रशियन रिवॉल्यूशन, और रशियन रिवॉल्यूशन को ही पूरा केवल एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए जहां सेकंड में लिखा है, चलिए पहले पढ़ देते हैं इसको। केस स्टडीज आर ऑफन यूज्ड टू डेवलप ए डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम, बट मे बी यूज्ड टू प्रोड्यूस जनरल स्टेटमेंट व्हिच मे बी अप्लाइड टू अदर केसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए हमने रशियन रिवॉल्यूशन का स्टडी किया, लेकिन इम्प्लिसिट क्या होता है केस स्टडी में कि हम इससे एक जनरलाइज थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, सोशल रिवॉल्यूशन, और उसको हम अब ऐसा कहते हैं कि ये अप्लाई और भी कंट्री में हो सकता है।
जो कि मार्क्स ने कहा भी था कि एक ऐसा समय आएगा कि प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन करेंगे। ऑफ कोर्स वो रिवॉल्यूशन बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट में रसिया में हुई, लेकिन कंपैरिजन की जा सकती है। तो जो केस स्टडी होता है, इसलिए इसको कंपैरेटिव मेथड मानते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर एक केस की डिटेल में एनालिसिस कर भी रहे हैं और सिंपली उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब भी इम्प्लिसिट वे में हम पूरी दूसरी दुनिया के लगभग उस तरह के चीज़ों को, फिनोमेना को मन में रखते हुए केस स्टडी करते हैं। और नॉट ओनली दैट, जब हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं उस केस स्टडी के बिना पे या बेसिस पे, तो हमारा इरादा ये होता है कि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे देश में, परिवेश में भी इससे जो है लोग फ़ायदा उठाएं, उससे सबक लें। लर्निंग फ्रॉम सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस को कहते हैं। और वो वहाँ भी जो है वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेटरी और प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी रखें। इसलिए ये जो है एक कंपेरेटिव मेथड। अदरवाइज ट्रूली देखा जाए तो कंपेरिजन तो है ही नहीं इसमें। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एलेक्स डी टॉकवेल जो है, आप इनका नाम बार बार सुनेंगे डियर स्टूडेंट। ये एक क्लासिक माना जाता है उनका दो बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, द ओल्ड रेजिम एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पूरी केवल एक केस स्टडी किया। इसी तरह दूसरी उनकी बुक जो है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, वो भी केवल अमेरिका का जो डेमोक्रेसी है, कैसे वहाँ एक इक्वालिटी बेस्ड समाज का एक उदय होता है और डेमोक्रेसी आती है। और ये दोनों अलग अलग केस स्टडी हैं, लेकिन जब दोनों को पढ़ेंगे ना 20 साल के अंतराल पे, तो दोनों में नहीं है ना, फ्रांस और अमेरिका की लगातार कंपैरिजन वो करते हैं। जब वो फ्रांस के बारे में कहते हैं तो अमेरिका के बारे में मतलब एक रेफरेंस रखते हैं, वो खुद अमेरिका के थे। और जब अमेरिका की डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं तो फ्रांस से कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इसलिए शामिल केस स्टडी को किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो एकदम ट्रू साइंटिफिक मेथड है, जो एक्चुअल होता तो है नहीं कंपैरेटिव मेथड में, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब इसमें क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। इसमें दो ग्रुप लिया जाता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। मान लीजिए दो ग्रुप है। अब मान लीजिए हम ये कर रहे हैं कि सपोज, एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम दे रहे हैं कि दो ग्रुप जो है, दो लोगों का ग्रुप है जो एकदम हर तरह से आइडेंटिकल है। उनका एज, उनका मोरबिडिटी, उनको जो बीमारी, उनका जो ऐसे जनरल हेल्थ सब सेम है। और लेकिन दोनों जो मान लीजिए कि एक ही चीज़ में ये है कि दोनों को ब्लड प्रेशर है मान लीजिए। और एक में मान लीजिए कि हमने लहसुन खिलाए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और दूसरे को कुछ नहीं किया, जस्ट छोड़ दिया ऐसे। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें जो है एक वेरिएबल जो होता है, मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लहसुन खिलाना, उसको हम चेंज करते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि उससे बीपी पर क्या असर होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, रोज बीपी नापते हैं। और कंट्रोल ग्रुप को छोड़ देते हैं अनटच्ड। अब यदि ऐसा हो और सब वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं, अब देखिए मतलब उनका एज कांस्टेंट, मतलब दोनों में सेम है, हेल्थ कंडीशन, बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड सब एक जैसा है, सब कुछ खान पान सब एक जैसा है। बाकी यदि 6 महीने में देखा जाए, यदि ऐसा कोई कंट्रोल कर सकता है, ऐसा तो कर नहीं सकते हम लोग, कि देखा जाए कि जो लोग ने लहसुन खाया 6 महीने में उनका बीपी कम हो गया, तो इससे हम एक कॉजल कनेक्शन निकाल सकते हैं दोनों वेरिएबल के बीच में कि लहसुन बीपी कम करता है, लाइक दिस। ये एक जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। आप इसको और पॉलिटिकल साइंस में भी आप सोच सकते हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि एज को हम वोटिंग पैटर्न से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, इन सबको हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से जोड़ सकते हैं। इस तरह से वेरिएबल हम बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस तरह से क्या कभी ऐसा हो सकता है? आप ह्यूमन को ग्रुप में नहीं बांट सकते, लगातार आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको एक वेरिएबल है कि इलेक्टोरल सिस्टम चेंज होने से पार्टी सिस्टम कैसे चेंज होते हैं, जो डुवर्जर ने किया। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि सरकार को बोले कि आप इलेक्टोरल सिस्टम चेंज करो, हम देखेंगे पार्टी सिस्टम 2 साल में कैसे चेंज होती है। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनी लेबोरेटरी। तो इसलिए ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, बस इमेजिनरी है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइंस में ऐसा होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का वोटिंग पैटर्न पे क्या असर पड़ता है। तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, वोटिंग पैटर्न जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। दो ग्रुप बना लीजिए, लेकिन कर नहीं सकते आप। तो इस तरह से समझिए कि ये आइडियल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो सबसे जो अप्रॉक्सीमेट पॉसिबल है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है। आप इसको ना स्टैटिस्टिक्स से लगभग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बहुत सारे डेटा ले सकते हैं कि लहसुन खाने वाले लोग जो हैं वो 6 महीने तक, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में लीजिए कि जो लोग लहसुन खाते हैं उनका बीपी कितना होता है, जो नहीं खाते हैं उनका। और फिर बहुत सारे डेटा के साथ आप रिग्रेशन एनालिसिस करके कोरिलेटिव कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब निकाल करके आप बता सकते हैं कि हाँ लहसुन खाने से। और इसी तरीके से जो एक्सपेरिमेंट जो है सोशल साइंस में होती है, स्टैटिस्टिकल मेथड से होती है। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो बहुत डिले हो जाएगा। लेकिन जैसे इसमें एक फायदा क्या होता है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल एक साथ आप जो है ले सकते हैं। यहाँ तो आपको एक ही वेरिएबल रखना पड़ता है, बाकी सब वो कांस्टेंट। यहाँ 3-4 वेरिएबल को आप जो है एक साथ वेरी करा करके और उसका इम्पैक्ट जान सकते हैं। जैसे कि एज, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वोटिंग पैटर्न को कैसे
निर्धारित करता है। इसमें आप स्पेस में ले सकते हैं, मतलब कि एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कैसे अफेक्ट करता है वोटिंग पैटर्न को। तो पता लगा कि डेवलप्ड कंट्री में जो है एज अलग ढंग से जो है मैटर करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या वोटिंग पैटर्न में, और गरीब देश में कम करता है। लाइक दिस, इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें सारे जो मेथड होते हैं क्वांटिटेटिव होते हैं। इसमें हम बहुत सारे ऐसे कैटेगरी, ऐसे इंटिटी लेते हैं जिसको क्वांटिफाई कर सकें, और फिर उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड से जो है, बहुत सारे इसके टेक्निक निकले हैं, कंप्यूटराइजेशन है, उसके थ्रू हम जो है डेटा जनरेट करते हैं, टेबल जनरेट करते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, और स्टैटिस्टिकली जो है अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और थ्योरी बनाते हैं। प्योरली एक तरह का क्वांटिटेटिव, लेकिन ये समझिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है कंपैरेटिव मेथड में। देन जो है नेक्स्ट जो है वो फोकस्ड कंपैरिजन, जो सबसे ज्यादा की जाती है। स्मॉल नंबर ऑफ कंट्री और रीजन को ले लिया, जैसे कि थेडा स्कोपोल ने जो है इन्होंने ले लिया कि 3 जगह के रिवॉल्यूशन को ले लिया, चाइना, रसिया और फ्रांस, और उसको कंपेरिजन किया। या जैसे एलमंड एंड वर्बा ने, आप इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे, इन्होंने सिविक कल्चर नाम की बुक लिखी थी 1963 में। उसमें उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर का इंपेरिकल स्टडी किया था 5 कंट्री में, यूएसए, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, यूके, और उस पर उन्होंने काफ़ी सारे जो थीसिस पॉलिटिकल कल्चर के निकाले थे। तो ये जो है स्मॉल कंपेरिजन होता है, स्मॉल कंट्री मतलब स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज को लेकर के फोकस्ड कंपेरिजन करते हैं। सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो यहाँ। इसमें प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है ना, कि इसमें वेरिएबल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आपके पास जो केसेज है बहुत कम है। तो इससे क्या होता है, वेरिएबल को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा भी समझ में नहीं आ रही होगी कि वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, रिसर्च में ऑलवेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल साइंस में होती है कि आप नेचुरल साइंस में सारे वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मास, उसका वेट, उसका टेम्परेचर, लेकिन इस तरह से ह्यूमन साइंस में जो है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब आपका वेरिएबल 2-3 से अधिक हो जाता है तो फिर आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो बेकाबू हो जाती है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केसेस चाहिए वेरीफाई करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम होती है कि मोर नंबर ऑफ वेरिएबल, लेस नंबर ऑफ केसेस इन फोकस्ड कंपैरिजन। जो हिस्टोरिकल मेथड है वो क्या है कि हिस्ट्री को लेबोरेटरी माना जाता है, कि जो जैसे हमारा 2000 साल का हिस्ट्री है, तो उसमें जैसे जैसे कोई फिनोमेना हुआ है, जैसे कि डेमोक्रेसी, तो हम जानते हैं कि शुरू में सभा समिति थी, वो कैसे उसका एक तरह से पतन हो गया, और फिर कैसे जो है वो ऑथोरिटेटिव बन गई, कैसे डिक्टेटरशिप टाइप का आया, मतलब मोनार्की आई, और फिर जो है कैसे मॉडर्न काल में जो है डेमोक्रेसी। इस तरह से जब हम प्रेजेंट में जो फिनोमेना हो रही है उसके कॉजेज को जब हम हिस्ट्री के गर्त में जाके ढूंढते हैं, तो एक हिस्टोरिकल मेथड होता है। इसके अलावा हिस्ट्री को हम एक सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ब्राजील में कुछ हो रहा है तो उसको हम अभी अपने सबक लेते हैं, यूक्रेन में कुछ हो रहा है तो ताइवान उससे सबक ले रहा है। उसी तरीके से हम जो हिस्ट्री में जो चीजें हुई है उससे सबक प्रेजेंट टाइम में हम जो है सबक लेते हैं। ये एक जो है हिस्ट्री को एज ए सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस के तौर पे भी हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल जो स्लाइसेस होते हैं टाइम का, एक ही फिनोमेना को जो है, जैसे इंडिया के पॉलिटिक्स में देखें तो कांग्रेस डोमिनेंस, फिर उसके कोलिशन जो उस समय में हुआ कोलिशन, फिर उसके बाद कैसे रिटर्न ऑफ कांग्रेस इन डिफरेंट फॉर्म, और फिर जो है फिर कोलिशन फॉर्म, और फिर बीजेपी का। तो इस तरह के स्लाइसेस हम बांट करके भी कंपैरिजन हम पॉलिटिकल फिनोमेना या पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल आउटकम, या पॉलिटिकल जो कह लीजिए कॉन्सेप्ट, इसकी भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सब हिस्टोरिकल मेथड है। इसमें जो है कॉजल एक्सप्लेनेशन भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं पॉलिटिकल फिनोमेना का, ये होगा तो ये होगा, इस तरह की चीजें भी हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। जैसे थेडा स्कोपोल का जो मैंने एग्जांपल दिया वो बहुत अच्छा है हिस्टोरिकल में। उन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाया, एक बुक लिखा स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन, एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना। उसमें उन्होंने 3 जो रिवॉल्यूशन हुए थे उसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस किया हिस्ट्री के टाइम में। इसके अलावा मैकियावेली, ऑक्सफोर्ड, बहुत जो थिंकर हैं, इवन एरिस्टोटल भी हिस्टोरिकल मेथड अपनाते हैं, हेगल अपनाते हैं, और कई जो है मार्क्स अपनाते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्ट्री को देखते हैं कैसे क्लास स्ट्रगल जो है वो हिस्ट्री बनाती है, कैसे पहले जो है प्रिमिटिव सोसाइटी, फिर उसके मार्क्स की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे मास्टर स्लेव सोसाइटी, फिर कैसे जो है वो फ्यूडल सोसाइटी, और फिर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, इस टाइप से हिस्ट्री देखते हैं। इसी तरह से हेगल भी जो मैंने आपको बताया वो हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मेथड से आइडिया कैसे इवॉल्व होती है ये देखते हैं। तो हिस्टोरिकल मेथड बहुत ही जबरदस्त एक तरीका रहा है कंपैरेटिव मेथड का। ऑफ कोर्स इसके डिमेरिट भी बहुत हैं कि इसको नॉर्मेटिव माना जाता है, मतलब कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत इंपेरिकल नहीं होती है, डेटा
बहुत स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि हिस्ट्री इटसेल्फ जो लिखा जाता है, आपको पता है हिस्ट्री कैसे चेंज होती है, लिखने वाले के नज़रिए से लिखी जाती है। अधिकतर जो शासक वर्ग होते हैं वो अपने अनुसार से हिस्ट्री लिखवाते हैं, तो बाद के जनरेशन को सच्चाई पता नहीं चल पाती है। इसके चलते जो है डेटा सब बड़े छुपे छुपे होते हैं और बहुत ही मतलब एक तरह से समझ लीजिए बनावटी होते हैं, नैरेटिव होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा बहुत स्मॉल नंबर ऑफ केसेस हमको हिस्ट्री में उस टाइप के मिल पाते हैं, तो कॉजल कनेक्शन बहुत साइंटिफिक नहीं होता है। ये सब इसके तो है, मतलब हिस्टोरिसिज्म एक बहुत बड़ा है कि इसको पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं माना जाता कई बार, लेकिन फिर भी ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली यदि हम देखें तो मोस्ट डिफरेंट सिस्टम कंपैरिजन और मोस्ट सिमिलर सिस्टम कंपैरिजन जो है ये जेएस मिल ने भी दिया था, और ये बहुत ही कॉमन है, ये कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। जैसे मोस्ट डिफरेंट सिस्टम कंपैरिजन क्या होता है, इस मेथड में हम 2 कंट्री या 3 कंट्री लेते हैं या रीजन लेते हैं या 2 कंपैरेटिव यूनिट लेते हैं जिसको कंपैरिजन करना होता है। वो लोग जो हैं बहुत डिफरेंट है, मतलब कि एकदम ऑलमोस्ट सब चीज में डिफरेंट है, लेकिन एक जो है वो एक एक कॉमन आउटकम और कैरेक्टरिस्टिक वो शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए चाइना, रसिया, फ्रांस, बहुत अलग अलग सोसाइटी है, लेकिन एक है कि सब में रिवॉल्यूशन हुआ। By examining these cases, researcher can identify factors that are essential for producing a particular outcome, even in different political contexts. तो हम ये निकालते हैं कि तीनों जगह इतना डिफरेंट सोसाइटी होते हुए रिवॉल्यूशन क्या हुआ, क्या क्या कोई एक फैक्टर था जिसके चलते रिवॉल्यूशन हो गया, तो वो फैक्टर उसका कॉजल कनेक्शन रिवॉल्यूशन का हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है यूनाइटेड स्टेट और चाइना, इसका कितना डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा, हर मायने में डिफरेंट है, which differ in terms of their political ideology, economic system, cultural tradition. Despite these differences, researchers might find that both systems have some common characteristics, such as a strong executive branch or a complex system of interest group. तो ये इससे हम कुछ कॉजल कनेक्शन निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं मोस्ट डिफरेंट सिस्टम कंपेरिजन। मोस्ट सिमिलर सिस्टम कंपेरिजन एकदम उल्टा है। इन दिस मेथड इन्वॉल्व कंपेयरिंग कंट्री और रीजन दैट आर वेरी सिमिलर इन मेनी रेस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सिमिलर है बहुत तरीके से, बट डिफर इन 1 और 2 की फैक्टर, लेकिन केवल एक ही या 2 फैक्टर में डिफर कर जाते हैं। बाय एग्जामिनिंग हाउ दिस डिफरेंसेस अफेक्ट पॉलिटिकल आउटकम, अब जो वो डेविएंट फैक्टर है ना उसको हम एनालाइज करते हैं, उससे पॉलिटिकल आउटकम कैसे बदल जाते हैं, हम कोई कॉजल फैक्टर ढूंढ सकते हैं जो उस पर्टिकुलर आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम और कनाडा कितना ज्यादा मिलता जुलता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ही टाइप का है, इंग्लिश स्पीकिंग है, कल्चर एक जैसा है, प्लुरलिज्म है, which share similar form of government but differ in terms of their electoral system, एकदम different है, party system different है, layer of government ये फेडरलिज्म है, यूनिटरी है। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। ये एक जनरल मेथड है, आपको जस्ट जाना चाहिए मोस्ट डिफरेंट सिस्टम कंपैरिजन, मोस्ट सिमिलर सिस्टम कंपैरिजन। ये भी आपको जाना चाहिए कि जेएस मिल ने फर्स्ट टाइम इस टाइप की एक जनरल कंपैरेटिव मेथड का वो इन्होंने दिया था लॉजिक में। अब हम लोग फाइनली जो है कुछ, हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूं कि जरूर याद कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये आप लिख सकते हैं, इसके अलावा कंपटीटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है। एरिस्टोटल को जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पे मैं 158 कर देता हूँ, ये 158 कंट्री, सॉरी 158 कंट्री स्टेट, उस समय जो सिटी स्टेट होते थे यूरोप का और ग्रीक का, उसको उन्होंने एनालाइज करके 6 टाइप का उन्होंने जो है, यहाँ तो मैंने 3 ही दिया है, 6 टाइप का आइडियल टाइप का गवर्नमेंट और या कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची, मोनार्की, मोनार्की के साथ उन्होंने जो है टिरेनी, मोनार्की जब पथभ्रष्ट हो जाता है तो टिरेनी बदल जाता है, और पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी, उनके अनुसार से डेमोक्रेसी जो है पथभ्रष्ट या परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि पॉलिटी से परवर्ट हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी का मिला जुला रूप होता है, जिसका कि नाम अगेन उन्होंने पॉलिटी देकर बहुत कंफ्यूजन किया। चार्ल्स मरियम जो है, इनको फादर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, मतलब कि जो ह्यूमन बिहेवियर को फैक्ट ऑब्जर्वेशन से समझ करके पॉलिटिकल फिनोमेना को कैसे हम समझें, ये जो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन थी। इनका जो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है वो लैंडमार्क बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इसने जो है इट असर्ट मतलब लाया ये बिहेवियरल रिवॉल्यूशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। टॉकवेल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, इन्होंने जो 2 किताब लिखा वो तो क्लासिक मानी जाती है। गैब्रियल अल्मंड जिन्होंने की, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिन्होंने वर्बा के साथ, सिडनी वर्बा के साथ मिलकर के सिविक कल्चर लिखा था, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पे काम किया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे काम किया, बहुत सारे क्षेत्र में इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इनका बहुत डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के एक प्रणेता हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम से निकलता है। डेविड स्टन तो पॉलिटिकल साइंस या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिस्टम अप्रोच के फादर माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रोमन जो सेसरो, पॉलीबियस, मैकियावेली, बोधी,
मॉन्टेस्क, मिल्स, जेएस मिल्स का नाम भी मैंने लिया, ब्रायस, रॉबर्ट डाल, जीन ब्लॉन्डल, कॉलेमैन, पॉल मैक्रेटिस, बहुत सारे और आप लेंगे बड़े बड़े जो थिंकर हैं वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बहुत कंट्रीब्यूटर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि हम इसको एक लॉन्ग डिस्कशन को यदि समअप करें तो सिंस बिगनिंग कंपैरिजन हैज बीन द एसेंशियल टूल एंड मेथड ऑफ स्टडी, अंडरस्टैंडिंग, थियोराइजिंग ऑफ द पॉलिटिकल। द पॉलिटिकल में जब भी बोलता हूं तो द पॉलिटिक्स समझ लीजिए, नाउन के रूप में है द पॉलिटिकल, मतलब जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल फिनोमेना। और टू कंपेयर इज ह्यूमन, मैंने आपको बोला कंपैरिजन हमारे मतलब जीन में है, ह्यूमन जीन में है। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अंडरवेंट कंसिडरेबल चेंज सिंस 1950, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। 1950 के पहले, 1950 के बाद में नेचर कैसे बदल गया, स्कोप कैसे बदल गया, ट्रेडिशनल से कैसे मॉडर्न हो गया, कैसे यूरोपियन कंट्री से निकल के थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ गया, कैसे फॉर्मल से इनफॉर्मल पॉलिटिकल फिनोमेना बिहेवियर पे आ गया, एंड कैसे यूरोसेंट्रिज्म से पार पाया। तो नेचर इसका ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव फिलोसफिकल से बदल के मॉडर्न इंपेरिकल साइंटिफिक हो गया। स्कोप इसका फॉरेन कंट्री और वेस्टर्न यूरोप से थर्ड वर्ल्ड कंट्री, स्मॉल एंड डाइवर्स पॉलिटिकल कम्युनिटी, फ्रॉम स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्मल स्टेट इंस्टीट्यूशन से नॉन स्टेट एक्टर, सिविल सोसाइटी, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे आ गया। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था कि हम कंपैरिजन क्यों करते हैं, पहला तो हमारे नेचर में है कंपैरिजन, दूसरा कि ये साइंटिफिक थ्योरी बनाने में हेल्प करता है। पॉलिटिकल को यदि हम पॉलिटिक्स को जब हम साइंस कहते हैं तो वो कंपैरिजन के मेथड से ही हम उसको साइंस कह सकते हैं, तभी हम एक साइंटिफिक थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, उसको साइंटिफिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। वैसी थ्योरी ग्राउंडेड होती है इन फैक्ट्स एंड डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा कंपैरिजन ने हमारे हॉरिजन जो है उसको, स्कोप को बढ़ाया है, क्योंकि हम बहुत अब अलग अलग डाइवर्स सेटिंग में पॉलिटिकल फिनोमेना को कंपेयर कर सकते हैं। और इसने एक क्रेडिबिलिटी दिया है, साइंटिफिक रिगर दिया है, एक इज्जत दिया है थ्योरी बिल्डिंग इन पॉलिटिकल साइंस को, इसलिए हम कंपेयर करते हैं। जो कंपेरेटिव मेथड है इसको हम लोग डिटेल में देखा, केस स्टडी जो कि कॉन्फिगरेटिव मेथड कहलाता है, एक केस को डिटेल में स्टडी करना, एनालाइज करना, लेकिन इम्प्लिसिटली ये कंपेरेटिव मेथड है। क्यों, हमने आपको बताया। क्रॉस नेशनल तो हो ही है, होता ही है, उसमें कुछ नेशन हम लोग लेते हैं या कुछ रीजन लेते हैं, उसके पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, एकदम लेबोरेटरी टाइप की टेस्टिंग, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस में या किसी ह्यूमन साइंस में पॉसिबल है नहीं। तो उसका बेस्ट जो नेक्स्ट है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं, और उसमें हम डेटा, स्टैटिस्टिकल मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड कंप्यूटर के मेथड से जो है हम वेरिएबल्स के बीच में एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशन कर सकते हैं। हिस्टोरिकल मेथड एक तरह का नॉर्मेटिव मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन बहुत यूज होता है, इसमें हिस्ट्री को हम एक लेबोरेटरी मानते हैं, कि जेनियोलॉजी मानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जस्टिस का स्टडी करना है, तो आप हिस्ट्री में डूब जाइए कि जस्टिस की परिभाषा जो है ग्रीक के टाइम में क्या थी, प्लेटो किस तरह जस्टिस को देखता है, अरिस्टोटल, और फिर बाद में मेडिवल टाइम में जस्टिस का क्या मायने हो गया, और फिर मॉडर्न टाइम में क्या होता। आपको एक ही वर्ड का हिस्ट्री आपको जवाब देगा कि इसके मायने इस तरह से तरीके से बदले हैं। आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि मॉडर्निटी, जिसको अभी हम एक पॉजिटिव वर्ड मानते हैं, यदि आप हिस्ट्री में डुबकी लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी से पहले मॉडर्निटी गाली मानी जाती थी। किसी को आप कह देंगे मॉडर्न है तो आपको झगड़ा करेगा। मॉडर्न होना मतलब डेविएंट होना, मतलब आपको परंपरा से जो है गिर पड़ना, परंपरा से हट जाना। मतलब उस समय में बहुत ही अच्छा वर्ड नहीं था, बाद में अच्छा वर्ड हो गया। डेमोक्रेसी बहुत दिनों तक गंदा वर्ड रहा था, यदि हिस्ट्री में आप जाएंगे तो बाद में वो अच्छा वर्ड हो गया। इस तरह की फैसिज्म एक समय में बहुत ब्यूटीफुल वर्ड होता था, बाद में वो गंदा वर्ड में बदल गया। तो हिस्ट्री जो है एक तरह का जेनियोलॉजी भी आपको आपको वहां पे ये बताता है कि किसी कॉन्सेप्ट का भी कैसे इवोल्यूशन हिस्टोरिकल हुआ है, किसी वर्ड का मायने कैसे टाइम में बदल गया, डिस्कोर्स कैसे चेंज हो गए हैं, और कैसे जो है पॉलिटिकल प्रोसेस, इवेंट वो अनफोल्ड हुए हिस्ट्री में, उसके कॉजल कनेक्शन को जानने में हिस्टोरिकल मेथड मदद करता है। देन लार्ज नंबर ऑफ कंट्री कंपैरिजन भी हो सकती है, स्मॉल नंबर भी हो सकती है, लेकिन जनरली स्मॉल नंबर ही हमको मिल पाता है, क्योंकि इतने केसेस को हैंडल करना मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा वेरिएबल को भी आप हैंडल इसमें नहीं कर सकते, यही इसकी लिमिटेशंस है। इसके अलावा जो जेएस मिल ने दिया था मोस्ट डिफरेंट और मोस्ट सिमिलर सिस्टम कंपैरिजन, तो एक तरह का मदर टाइप ऑफ कंपैरिजन है। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये सब रेफरेंसेस है, ये सब मैंने पढ़ा है, लेकिन आप को इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन ये ज़रूर आप पढ़िएगा जो मैं आपको दे रहा हूँ, और मेरी जो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके ऊपर मैंने इसको बिल्ड किया है। इन दोनों को यदि आप पढ़ पाएँ तो अच्छा है, थोड़े बहुत भी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो डाउनलोड करें गाइड,
जो एग्ज़ाम गाइड जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के हैं और पॉल साइंस हेल्प की जो जितनी वीडियो है उसका PDF भी वहाँ पे पड़ा हुआ है फ्री। ऑफ कोर्स गाइड नॉमिनल कॉस्ट पे है, आप इसको यहाँ से ले सकते हैं और आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं कितना बिजी हूँ तो आपका जो FY UGP सिलेबस है उसमें जो भी अलग है, जो अलग नहीं है वो तो मैं सीधा प्ले ग्रुप में डाल दूंगा, सॉरी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, लेकिन जो थोड़ी भी सिलेबस अलग हुई है उसको मैं जरूर अलग वीडियो बना के आपको कोशिश करूंगा कि आप कंफर्टेबल हो। इसके अलावा मैं ये भी कोशिश करूंगा मैं एग्जाम गाइड लिखूँ, मैं इसकी प्रॉमिस नहीं करता कि मेरे पास कितना टाइम होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ओके देन नेक्स्ट हम लोग शायद इंटरनेशनल रिलेशन को लेके मिले, तब तक के लिए विदा।